नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। आज मैं एडोल्फ हिटलर की कहानी कहने जा रहा हूँ। एडोल्फ हिटलर के बचपन की, एडोल्फ हिटलर के छात्र जीवन की। हम सभी ने एडोल्फ हिटलर की वह तस्वीर देखी होगी जिसमें वह वियना के पैलेस के बालकनी पर खड़ा है। हजारों की भीड़ और नाजी झंडे नीचे लहरा रहे हैं। लेकिन शायद इस बात से कम लोग परिचित हों कि इस घटना से 2.5 दशक पूर्व वह वियना के बेघरों के साथ गरीबी में रह रहा था, पेंटिंग बेचकर जैसे तैसे गुजारा कर। मैं जब मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड के घर से निकला तो मेरे अंदर जैसे उन मनोवैज्ञानिक का एक सूक्ष्म इंजेक्शन लग गया। मैं उस मानसिकता को तलाशने लगा जिसने सिगमंड फ्रॉयड और उनके जैसे तमाम यहूदियों को पलायन करने या मरने पर मजबूर किया। जिस समय सिगमंड फ्रॉयड की प्रैक्टिस अपने चरम पर थी, उस समय एडोल्फ हिटलर नामक वह नवयुवक उनके अगले चौराहे पर रहता था। अगर इन दोनों की मुलाकात हो जाती तो शायद दुनिया कुछ और। चूंकि मैं स्वयं 10 वर्ष की उम्र से छात्रावास में रहा हूं, मुझे लगता है कि हमारे व्यक्तित्व के बनने में उन वर्षों का बहुत महत्व होता है जब हम पहली बार अपने माता पिता से अलग रहने लगते हैं, जब हम कुछ हद तक स्वतंत्र होकर अपने आप को तलाशते हैं। हमारे नए रूम में नए दोस्त बनते हैं, नई सोच जन्म लेने लगती है, अच्छी भी और बुरी। मेरे हाथ में एक किताब है जो हिटलर के उन बुरे दिनों के रूममेट और लगभग इकलौते साथी ने लिखी है। हिटलर किस जगह रहता था, क्या करता था, किस कॉलेज में एडमिशन रिजेक्ट हुआ, कहाँ बेघरों के बीच रहना पड़ा, कहाँ खाता पीता था, किससे नफरत हुई और किस जगह वह एक तानाशाह बनकर वापस लौटा। इस पारंपरिक यात्रा संस्मरण से अलग मैं इसे बदकही अंदाज में कहने की कोशिश करता। लिंज, ऑस्ट्रिया, 1904। ओपेरा हाउस में शहर के रसूखदार बग्गियों से उतरकर अपनी प्रेमिकाओं के हाथ में हाथ डाले प्रवेश कर सिविल सर्वेंट, जज, वकील, ऑस्ट्रिया हंगरी राज परिवार के लोग, फौजी अफसर, बड़े व्यवसायी, कला के पारखी, नगर के नामी चिकित्सक। यहाँ गरीबों की न जगह है न रुचि। लेकिन कुछ किशोर और युवक सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं ताकि ऊपर खड़े होकर मुफ्त में ओपेरा का आनंद ले सके। एक सफेद कमीज और काली पतलून में नवयुवक अपने हाथ में आबनूस की छड़ी लिए उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ा। लेकिन जब वह ऊपर पहुंचा तो देखा कि बाईं तरफ की सबसे मुफीद जगह पर किसी और ने कब्जा कर रखा। वह मायूसी के साथ दाईं ओर खड़ा हो गया और उचक उचक कर ओपेरा देखने लगा। यह घटना जब 2-4 बार हुई तो उसके इस प्रतिद्वंदी ने पूछा, मैं तो मामूली फर्नीचर मजदूर हूं, मेरे पास ओपेरा देखने के पैसे नहीं, लेकिन तुम तो संभ्रांत परिवार से लगते हो, फिर टिकट लेकर क्यों नहीं आते? उसने कहा, मेरे पिता अब जीवित नहीं, वह होते तो मैं टिकट लेकर ही प्रवेश करता। अच्छा, वह जरूर यहां बड़े अधिकारी रहे। हाथ बढ़ाकर उसने कहा, मैं ऑगस्ट कुबिजेक, तुम मुझे गुस्ती बुला सकते हो। और तुम? एडोल्फ हिटलर। जल्द ही एक भूतपूर्व सिविल सर्वेंट का बेटा एडोल्फ और एक फर्नीचर मजदूर गुस्ती अच्छे दोस्त बन गए। एडोल्फ को वास्तुकला में रुचि थी और गुस्ती को पियानो बजाने में। एडोल्फ अमूमन किसी को दोस्त नहीं बनाता, अपने स्कूल के दोस्तों से तो उसे खास चिढ़ थी। एक दिन ये दोनों लिंज शहर में टहल रहे थे तो उसके एक सहपाठी ने टोका, कैसी चल रही है जिंदगी एडोल्फ? एडोल्फ ने उखड़ कर कहा, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम सब साले सिविल सर्वेंट बनोगे, इस निकम्मे ऑस्ट्रिया राजा के नौकर रहोगे, जर्मन नौकर। गुस्ती ने पूछा, तुम्हें इस राजशाही से क्या शिकायत? आखिर तुम्हारे पिता भी तो कैप्टन थे। अब दुनिया बदल रही है, इस ऑस्ट्रिया हंगरी के नपुंसक राजवंश का अंत निश्चित है। राइक
राइक हमारा भविष्य तय करे। राइक तुम्हारा मतलब जर्मनी से है? हाँ, हम जर्मन हैं, कोई क्रोएशियाई, सर्ब या हंगेरियन नहीं। अरे हम ऑस्ट्रिया में भी तो जर्मनी बोलते हैं, वही संस्कृति है, फिर गलत क्या है? गलत? या डैन्यूब पर पुल देख रहे हो, वह कभी भी टूट सकती है। ये सामने इमारत देख रहे हो, इसका वास्तु इतना खराब है कि इसे ढा देना चाहिए। उस सड़क पर खड़े भिखारी को भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? ये फौजी अफसर किस बात का रौब दिखाते हैं? ये स्कूल क्या बकवास पढ़ाते हैं? राइक में सब व्यवस्थित होगा, एक एक चीज। अच्छा, लड़कियों से याद आया, तुम्हारी नजर भी तो स्टीफनी, वह मेरी होने वाली पत्नी है, उसकी तरफ नजर उठा के मत देख, समझे? अच्छा, बात यहाँ तक पहुंच गई, सब तय हो गया? नहीं, मैं तो सोच रहा हूं कि आखिर कैसे पूछूं। सोचना क्या है, वह जब अपनी माँ के साथ चल रही हो, तुम्हें पास जाकर अपनी यह टोपी उतारनी है और कहना है, महोदय मैं एडोल्फ हिटलर, क्या मैं आपकी बेटी को ओपेरा ले जा सकता? और अगर वह पूछेगी कि पढ़ते क्या हो, करते क्या हो, मैं अपना परिचय इस तरह दूं, एडोल्फ हिटलर, चित्रकार। हाँ, उसके लिए तो अकादमी की डिग्री चाहिए। बिना डिग्री का चित्रकार तो सड़कों पर खड़े होकर बेचता है, कोई खरीदने वाला नहीं होता। यही तो समस्या है, हर जगह इन्होंने बाधाएं बना रखी। जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, स्टीफनी का हाथ नहीं मांग सकता। वैसे एक बात तो है, स्टीफनी को भी ओपेरा पसंद है। मैंने उसे अपनी माँ के साथ जाते देखा, और वह डांस भी बहुत अच्छा करती है। डांस तुमने देखा है? वह भी उन असभ्य लड़कियों की तरह है जो बॉल रूम में हाथ पकड़े नाचती रहती है। असभ्य? अरे ऐसा तो रईस परिवारों की सभ्य लड़कियां करती। यह शराब, तंबाकू, बॉल डांस, ये सब असभ्य चीजें हैं। मुझे तो कोफ्त होती है ऐसी चीजों से। राइख में यह सब बंद हो जाए। ऑगस्ट कुबिजेक सुनकर हैरान होते कि यह राइख आखिर है क्या, और इससे इस एडोल्फ का क्या लेना। लिंज 1906। गुस्ती मेरे दोस्त, मैं वियना जा रहा हूं, अब मेरी मंजिल वही है, एडोल्फ हिटलर ने कहा। मगर तुम तो यहाँ टेक्निकल स्कूल में पढ़ रहे हो ना? यहाँ की जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई। इस गांव में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। मैं एकेडमी ऑफ आर्ट्स जा रहा हूँ। मेरे अकादमिक चित्रकार डिग्री लेकर आना और स्टीफनी का हाथ मांगना। अच्छा सुनो, मुझे स्टीफनी की खबर भेजते रहना। और हाँ, तुम तो ठहरे कंगले, पोस्ट कार्ड ही भेजोगे, उसका असली नाम मत लिखना, तुम उसका नाम लिखना बेंकीज़ेर, ठीक है? हाँ, बेंकीज़ेर की खबर भेजता रहूँगा। घबराओ मत, तुम्हारे आने तक उसकी शादी तो कतई नहीं होती। एडोल्फ हिटलर वियना पहुंचकर एकेडमी ऑफ आर्ट्स के निकट ही एक मकान में भाड़े पर रहने लगा। उन दिनों दाखिले के लिए अपनी चित्रकला के नमूने पेश करने होते। एडोल्फ को विश्वास था कि उसके बनाए गए भवनों और सड़कों के वाटर कलर चित्र पसंद किए जाएंगे। लिंज में उसके शिक्षक ने खासी तारीफ भी की, लेकिन यह तो वियना था, वास्तुकला का गढ़, जहां बैरोक शैली की खूबसूरत इमारतें मौजूद थी। शॉनबुन पैलेस, ओपेरा हाउस और तमाम गिरजाघरों की छवि में एडोल्फ के बनाए ये मामूली भवन कहीं नहीं टिकते थे। लड़के, तुम्हारी ये चित्र यहाँ की सड़कों पर बिकने के काबिल भी नहीं। वापस लौट जाओ, किसी और विषय का चयन करो, वास्तुकला तुम्हारे बस की नहीं। एडोल्फ खींचता हुआ अपने कमरे में आया। वह खुद को पैदाइशी ही चित्रकार समझता था। कम से कम अगस्त की नज़र में उसे ठीक ठाक समझ भी थी। वह किसी भी भवन में झट से ऐब निकाल देता कि फला खिड़की का आकार गलत है, फला दीवार ठीक से नहीं बनी। एक कुर्सी दीवान बनाने वाले मजदूर के लिए वह बहुत प्रभावशाली था। बहरहाल अगले ही वर्ष एडोल्फ को वापस लौटना पड़ा। उसकी माँ क्लारा हिटलर चल बसी और वह पूरी तरह अनाथ हो गया। सरकार ने जो 50 क्राउन की पेंशन उसकी माँ को तय की थी, वह उसे और उसकी छोटी बहन पौला को आधी आधी मिलने लगी।
एडोल्फ के हिस्से आए 25 क्राउन में 10 क्राउन तो वियना का मकान भाड़ा ही था। अपनी बहन को अपना हिस्सा देकर वह लगभग सड़क पर आ गया। उसने वियना के एक बेघर आवास के लिए अर्जी दे दी। कुछ ही समय बाद उसके दोस्त ऑगस्ट की चिट्ठी आई कि स्टीफनी का विवाह एक फौजी के साथ तय हो गया। एडोल्फ अब हर तरफ से हारा हुआ था। वियना ने उसके मन में अपनी इस हार का नया कारण दिया, यहूदी। वियना 1908। स्टप्पर्स ग्रास मोहल्ले के उस मकान के एक छोटे से कमरे में किरासन की गंध आ रही थी। दांते की पुस्तक डिवाइन कॉमेडी बिस्तर पर पड़ी थी, जिस पर वियना पुस्तकालय की मुहर लगी थी। बिस्तर अपेक्षाकृत व्यवस्थित था और बिस्तर के साथ ही एक कुर्सी लगी थी। खिड़की के ताक पर दूध और ब्रेड रखा था। अच्छा हुआ दोस्त तुम आ गए। यहाँ तुम संगीत की पढ़ाई करो और मैं वास्तुकला पढ़ता हूँ, हिटलर ने कहा। मुझे तो लौटकर कुर्सियां ही बनानी है। तुमने उम्मीद दिखाई तो आ गया, लेकिन यह वियना शहर मुझे पसंद नहीं है, गुस्ती ने कहा। तुम गवार के गवार ही रहोगे। संगीत की कद्र तो इसी शहर में है। यहाँ जमकर मेहनत करो, देखना एक दिन म्यूजिक कंडक्टर बनोगे। हाँ वह सब तो ठीक है, मगर यहाँ भीड़ बहुत है। तुम्हें जर्मन कम दिख रहा है ना? यह बात तो मुझे भी खल रही है। न जाने किस किस असभ्य नस्ल के लोगों ने गंद मचा रखा है। वे रईसी कर रहे हैं और हम यहाँ 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। वह सब छोड़ो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही? मैं एक बड़ा वास्तुकार बनने जा रहा हूँ, बिना किसी अकादमी के। या देखो, मैंने ओपेरा हाउस की तस्वीर बनानी शुरू की है। बहुत बड़ी इमारत है, रोज थोड़ा थोड़ा बनाता हूँ। अब तक इस इमारत में कोई ऐब नहीं मिला। चित्र तो वाकई उम्दा है, लेकिन तुम पढ़ाई भी क्या करो। पढ़ाई? हाँ, यह डिवाइन कॉमेडी पढ़ी है, क्या कमाल की किताब है। तमाम जर्मन साहित्य पढ़ डाले, हमारे उन नायकों की कहानी जो इन लोगों ने दबा डाले। मैं रोज ही पुस्तकालय जाता हूँ और किताबें लेकर आता हूँ। किन लोगों ने दबा डाले? मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम बदलते जा रहे हो एडोल्फ, या शायद मैं ही गवार रह गया। मैं तो ऐसा ही हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए केक भेजे होंगे, वह कहाँ है? अरे हाँ, बातों बातों में भूल गया। उन्होंने खास कहा था कि एडोल्फ के लिए बादाम भरे केक भेजे। वाह वाह, तुम अब आराम कर लो। कल हम तुम्हारे लिए पियानो खरीद कर आएंगे और फिर ओपेरा जाएंगे। कपड़े ठीक से इस्त्री कर लेना, वहां बिना इस्त्री के कपड़े नहीं चलते। अब इस्त्री कहाँ कराऊं? एडोल्फ ने तकिया उठाकर अपनी पतलून दिखाकर कहा, अपने कपड़े अच्छी तरह मोड़कर तकिए के नीचे रख लो, सुबह तक अपने आप इस्त्री हो जाएंगे। यह है वियना तकनीक। अगले दिन एक सेकंड हैंड बड़े साइज का पियानो उस छोटे से कमरे में जैसे तैसे लगा दिया। वे ओपेरा के लिए निकले। वियना के ओपेरा हाउस में उन दिनों एक नई चीज शुरू हुई थी, कृत्रिम तालियां, जैसा आजकल टीवी कार्यक्रमों में देखने को मिलता है, जिसमें हंसी और तालियां बाहर से डाल दी जाती। ओपेरा के अंदर कुछ लोग ताली बजाने के लिए खास रखे गए थे। उस दिन जहां ये दोनों खड़े थे, उनके साथ ही तालीबाज भी खड़े थे। वे हर 5 मिनट में ताली बजाने लगते। इससे इनके मनोरंजन में खलल पड़ने लगा। एडोल्फ ने एक तालीबाज के कान पर मुक्का दे मारा। जब ये दोनों वहां से निकलकर भागने लगे तो पुलिस ने पकड़ लिया। उस समय एडोल्फ ने कहा, मैं क्या सड़क छाप दिखता हूं जो किसी को मुक्का मारूंगा? मुझे कला की कद्र है। मैं तो रोज आकर इस ओपेरा हाउस का चित्र बनाता हूं। अंधेरे में उनको गलतफहमी हुई होगी, या मुक्के मारने वाला कोई और होगा। ऑगस्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि पुलिस ने उस पर विश्वास कर लिया, मगर एडोल्फ छुप कर इंतजार करने लगा। जब वह तालीबाज बाहर आया, उसने फिर से मुक्का झड़ दिया और कहा, एक तो खामखा पैसे लेकर ताली बजाता है, ऊपर से शिकायत भी करता है। राइख में यह सब नहीं हो। हिटलर का कहना है कि वियना आने से पूर्व उसका यहूदियों से नगण्य परिचय था। उसने अपनी जीवनी में लिखा है कि उसके पिता ने यहूदी शब्द का इस्तेमाल लगभग नहीं किया था। हालांकि उसका दोस्त ऑगस्ट इस दावे को खारिज करते हुए लिखता है कि हिटलर के पिता भी यहूदी विरोधी थे।
उसके तकनीकी स्कूल के एक शिक्षक तो बीच क्लास में यहूदियों को गाली देते थे और एडोल्फ यह कहानी रस ले लेकर सुनता था। यह जरूर हो सकता है कि वियना में यहूदी भारी संख्या में दिखे होंगे। सिगमंड फ्रॉयड, स्टीफन ज़्वाइग और तमाम बुद्धिजीवी यहूदी थे। व्यवसाय यहूदियों के हाथ में था। अकादमिक दुनिया में उनका बोलबाला था। भले यह बात लिखी नहीं गई, लेकिन मुमकिन है कि कला अकादमी में उसे खारिज करने वाले फैकल्टी भी यहूदी रहे। ऑगस्ट के अनुसार एडोल्फ कहीं किसी पत्थर पर खड़ा हो जाता और अचानक ऐसे राष्ट्रवादी भाषण देने लगता जैसे उसके सामने हजारों लोग खड़े हों। वह किताबों के संदर्भ देता, तमाम तर्क देता, जोर जोर से बोलता, मगर सुनने वाला सिर्फ वह अकेला होता। उसे लगता कि या तो मेरा यह दोस्त बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है या यह पागल होता जा रहा है। इनके बीच टकराव इस वजह से भी होने लगी क्योंकि एडोल्फ बेरोजगार था, अपनी मर्जी से देर से उठता, देर से सोता। इस कारण ऑगस्ट के लिए पियानो का रियाज कठिन हो जाता। जब एडोल्फ किताब पढ़ रहा होता तो पियानो बजाने से मना कर देता, चित्रकारी कर रहा होता तो पियानो बजाने से मना कर देता, बाकी वक्त उसे खामखा भाषण सुनाता। आखिर वह संगीत पर कैसे ध्यान दे? फिर भी दोस्ती निभाने के लिए साथ बनाना। एक दिन यह बांध टूट गया जब एडोल्फ कमरे में खुशी से नाचता हुआ है। ऑगस्ट को लगा कि उसे कोई बड़ा काम मिल गया है, मगर एडोल्फ ने कहा कि वह पुलिस थाने में गवाही देकर आ रहा है। पुलिस थाने? क्यों? क्या हो गया? एक हैंडली को खूब मजा चखाया आज। हैंडली? हैंडली कौन? अरे ये कमने यहूदी जो जोक की तरह हमारा खून चूस रहे हैं। अरे कोई मारपीट तो नहीं की? अरे नहीं, एक हैंडली दुकान के बाहर भीख मांग रहा था। इनके पास बहुत पैसा है, फिर भी भीख मांग कर नाटक करते हैं। पुलिस ने रोक कर कागज मांगे तो कहा कि बहुत गरीब है। वह तो सिर्फ जूते का फीता बेच रहा था। आसपास खड़े लोग भी उस कमीने का साथ देने लगे। मैंने गवाही दी कि आप भीख मांगा। अब जेल में लाठियां खा रहा हो। राइख में इन कीड़ों के लिए कोई जगह नहीं होगी। ऑगस्ट को उस दिन लग गया कि आदमी नफरत की आग में जलता जा रहा है। शायद इसे वियना छोड़ देना चाहिए, मगर वह जानता था कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं हो। कुछ दिनों बाद वियना के उस पत्र पर एक चिट्ठी आई ऑगस्ट के नाम से। क्या है चिट्ठी में गुस्ती, या तो कोई सरकारी चिट्ठी लिखती है? मुझे फौज के लिए बुलाया जा रहा है, जाना होगा। तुम पागल हो गए हो? कुछ बीमारी का बहाना बनाओ, कुछ भी करो, मगर अपना एक करियर बर्बाद मत करो। तुम्हें संगीतकार बनना है। यह तो राष्ट्र के लिए हम सबका दायित्व है। तुम्हें भी चिट्ठी आएगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन इस ऑस्ट्रिया हंगरी फौज का हिस्सा नहीं बनूंगा। यह राज्य अब खत्म होने की कगार पर है। तुम मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। हम तो साधारण लोग हैं, हमें तो आदेश मानना ही होगा। 1 साल की तो बात है। मैं म्यूनिक भाग जाऊंगा, तुम भी साथ चलो। हम राइख में नई दुनिया देखेंगे। दोस्त, मुझे जाने दो। मुझे मालूम नहीं कि तुम कैसे राइख का सपना देखो। ऑगस्ट के जाने के बाद एडोल्फ को बेघर आवास में जगह मिल गई। इस मध्य उसके अंदर यहूदी विरोधी प्रवृत्ति बढ़ती गई। 1913 तक वह वियना में रहा और उसके बाद म्यूनिक चला गया। अपने दोस्त गुस्ती से संपर्क टूट गया, या यूं कहें कि उसकी दुनिया अब बदलती जा रही। 15 वर्ष बाद ऑगस्ट ने एक दुकान में पत्रिका देखी जिस पर एक तस्वीर छपी थी। उसने दुकानदार से कहा, अरे यह तो मेरा दोस्त है, हम वियना में साथ रहे थे, एडोल्फ। अब भी वही आंखें, वही नाक नक्श। मगर 1938 में जब एडोल्फ हिटलर वियना लौटा तो नाजी सेना के साथ हाफबर्ग पैलेस की मुंडेर पर हजारों लोगों को उसी तरह भाषण दे रहा था जैसे कभी ऑगस्ट के सामने दिया करता था। अब वह बेघर नहीं था, बल्कि ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने आया था, राइख के अपने स्वप्न को पूरा करने, यहूदियों का अंत करने। इस स्वप्न की सिगमंड फ्रॉयड क्या व्याख्या करते? आज एडोल्फ हिटलर का वियना में कहीं नामो निशान नहीं, न उसके आवास में, न हाफबर्ग पैलेस में, न किसी दुकान, किसी बोर्ड पर। हिटलर आज भी वियना क्या, पूरी दुनिया में बेघर ही है। 1953 में अपने संस्मरण में उसके दोस्त ऑगस्ट ने लिखा,
मैं आज सोचता हूँ कि आखिर एडोल्फ को भगवान ने क्या सोचकर बनाया। इत्तफाकन जिस समय एडोल्फ हिटलर वियना में था, उस दौरान 1913 में एक और व्यक्ति भी वहीं रहा, वही जो हिटलर के अंत का कारण बना, स्टालिन। मैं जब उसके आवास पर गया तो वहां उसकी तस्वीर लगी थी, लेकिन उसके नीचे लिखा था 1949 में मेयर थियोडोर क्रोनर ने जोसेफ स्टालिन की 70वीं वर्षगांठ पर यह स्मारक पट्टिका लगाई, लेकिन आज इसे उन तमाम सोवियत नागरिकों के लिए याद किया जाना चाहिए जो स्टालिन के राज में मार दिए गए, और उन तमाम ऑस्ट्रियाई नागरिकों के लिए जिनकी नाजियों और स्टालिन दोनों ने हत्या करवाई।